नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हमारे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक लेव सिमनोविच वाइगोत्स्की की। दोस्तों, वाइगोत्स्की जो है ये अपने आप में एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास को एक सांस्कृतिक वातावरण में किस तरह से बालक प्राप्त करता है को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। यहाँ पर हम इनके जीवन से जुड़ी हुई प्रमुख घटनाएं और मनोविज्ञान में इनकी देन के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, वाइगोत्स्की का जन्म 19 नवंबर 1896 ईस्वी में रूस में हुआ था। यानी ये रूसी विद्वान हुए हैं। सोवियत संघ के मनोवैज्ञानिकों में ख्याति प्राप्त विद्वान थे। सोवियत संघ के जो मनोवैज्ञानिक हैं यानी रूस क्षेत्र के जो मनोवैज्ञानिक हैं उनमें ये ख्याति प्राप्त मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक अपना विशेष परचम लहराया है। दोस्तों, इनके बारे में जो खास बातें हमें ध्यान में रखनी है वो क्या है। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आपने यानी कि वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का चर्चित सिद्धांत दिया है। इनके द्वारा जो एक प्रमुख सिद्धांत दिया गया मनोविज्ञान में वो क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास यानी सोशियल कल्चरल कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरह से बालक में होता है उसको लेकर के इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया है। इनका खास विचार था कि बालक का सबसे ज़्यादा विकास खेल मैदान में होता है। कई बार ये प्रश्न आता है बालक का सामाजिक सांस्कृतिक विकास सर्वाधिक कहाँ पर होता है या बालक का सर्वाधिक सामाजिकरण कहाँ पर होता है। ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो उनका जवाब होता है खेल मैदान। तो याद रहे दोस्तों, खेल मैदान वो स्थान है, वो क्षेत्र है जहाँ पर बालक का सर्वाधिक विकास होता है। ये किसका मानना है? वाइगोत्स्की का। दोस्तों, इन्होंने एक बात और कही है कि वह जो कुछ भी सीखता है दूसरों की मदद लेकर सीखता है। बालक जो कुछ भी सीखता है प्रारंभ में वह दूसरों की मदद लेकर के ही सीखता है। इसीलिए इन्होंने सीखने के विचार को देते समय कुछ खास क्षेत्रों का भी उल्लेख किया है, जैसे कि निश्चित रूप से आप लोगों ने पढ़ा होगा। इन्होंने एलएडी क्षेत्र क्या होता है सीखने का उसको लेकर के विचार दिया है। इन्होंने एलपीडी क्षेत्र क्या होता है सीखने का उसको लेकर विचार दिया है। जेडपीडी क्या होता है उसको लेकर के अपना विचार दिया है। और आरटी यानी कि रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होता है इसको लेकर के अपना विचार दिया है। तो ये सारे विचार इनके बारे में भी हम यहाँ जानकारी लेने वाले हैं। बाकी ये सब विचार इन्होंने जो दिए इस आधार पर दिए हैं कि बालक आखिर सीखता कैसे है, बालक के सीखने की प्रोसेस क्या है, ये इन्होंने समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों देखिए, इन्होंने सीखने के निम्न आधार बताए हैं। सबसे पहले नंबर पर हम बात करते हैं इनके द्वारा सीखने के जो आधार बताए गए हैं वो क्या है। पहला आधार इन्होंने बताया सामाजिक अंतःक्रिया, यानी कि जब एक बालक सामाजिक वातावरण में यानी सोशल इंटरेक्शंस करता है तो उनके माध्यम से कैसे सीखता है, अंतःक्रिया के माध्यम से कैसे सीखता है। इन्होंने ग्रुप लर्निंग को महत्व दिया। इन्होंने कहा एक समूह के अंदर जो लर्निंग होती है, समूह में रहकर के बच्चे सीखते हैं, वो महत्वपूर्ण होता है। और कहा कि बालक समाज में दो या दो से अधिक लोगों से सामाजिक अंतःक्रिया करते हुए सीखता है। यानी कि एक बालक जिस समाज में रहता है वहाँ पर दो या दो से अधिक लोगों के साथ अंतःक्रिया करते हुए सीखता है। दूसरा इन्होंने बताया है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। सामाजिक सांस्कृतिक कारक का मतलब इन्होंने सोशल कल्चरल फैक्टर बताया है कि सामाजिक सांस्कृतिक कारक होते हैं जिनके द्वारा बालक सीखता है। इसके बाद में तीसरा इन्होंने बताया है भाषा, लैंग्वेज, यानी समाज में संप्रेषण का आधार भाषा ही है। इसलिए इन्होंने भाषा को सामाजिक वातावरण में अनुकूलित व्यवहार के विकास हेतु सबसे बड़ा यंत्र भाषा को माना है। तो इस तरह से आप देखिए इनके द्वारा जो सीखने के आधार बताए गए हैं उसमें जो आधार है वो सामाजिक अंतःक्रिया है। इसके अलावा सामाजिक वातावरण है, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण भी जिसको कह सकते हैं, यानी सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण जिसमें बालक जो है सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में जो भी परंपराएं हैं, जो भी रीति रिवाज हैं, उनको लेकर के जो भी व्यवहार हैं उनको लेकर के चीज़ों को सीखता है। और ये सारे कुछ होते हैं वो किसके माध्यम से होते हैं? भाषा यानी लैंग्वेज के माध्यम से होते हैं। तो लैंग्वेज को भी इन्होंने सीखने का एक बड़ा यंत्र माना है। इस प्रकार से इनके अनुसार सीखने के 3 प्रमुख क्षेत्र हो गए, यानी 3 प्रमुख क्षेत्र या कारक हो गए जिनके आधार पर बालक सीखता है। इसके बाद में देखिए इन्होंने सीखने के क्षेत्रों का उल्लेख किया है। जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा था सीखने के क्षेत्रों के बारे में इन्होंने बताया है। दोस्तों, इन्होंने सीखने के जो क्षेत्र बताए वो क्या क्या है। एक इन्होंने बताया LAD वास्तविक विकास क्षेत्र।
लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। इसमें इन्होंने कहा है कि जहाँ बालक स्वयं सीखता है, ये सीखने का वो क्षेत्र होता है जहाँ बालक स्वयं सीखता है, सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कोई दूसरा नहीं सिखाता, बालक अपने आप सीखता है। और जब बालक अपने आप सीखता है तो इसका मतलब वह उसके सीखने का वास्तविक क्षेत्र है जहाँ से बालक मैक्सिमम सीखता है। दूसरा इन्होंने बताया संभाव्य विकास क्षेत्र। संभाव्य विकास क्षेत्र का मतलब LPD यानी लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। इसका मतलब ये हुआ जहाँ बालक को सीखने की अधिकतम संभावनाएं होती है। देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यह है संभाव्य। संभाव्य, संभाव्य का मतलब जहाँ सीखने की संभावनाएं अधिकतम हो, उसको बोला जाता है संभाव्य विकास क्षेत्र। तो LPD यानी लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, जहाँ सीखने की संभावना अधिकतम हो, बालक के सीखने की परिस्थितियाँ अनुकूल हो और सीखने की अधिकतम संभावना होती है, उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। वह क्षेत्र जहाँ पर सिखाने के लिए योग्य व्यक्ति होते हैं, बड़े व्यक्ति होते हैं और विशेषज्ञ होते हैं, यानी कि जहाँ सीखने की संभावना होती है और साथ ही साथ सिखाने वाले लोग होते हैं। योग्य व्यक्ति होते हैं, बड़े व्यक्ति होते हैं और विशेषज्ञ लोग होते हैं जो बालक को सिखाते हैं। इसके बाद में सीखने का अगला क्षेत्र इन्होंने बताया है समीपस्थ या निकटस्थ विकास क्षेत्र, यानी ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसके बारे में इन्होंने कहा कि सीखने का वह क्षेत्र जहाँ सीखने के लिए शुरुआत में किसी सहयोग की ज़रूरत होती है, बाद में बालक स्वयं कर लेता है। यानी एक बार शुरुआत करने के लिए किसी की उसको मदद लेनी पड़ती है और बाद में बालक स्वयं कर लेता है। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि ZPD जो होता है वो LAD और LPD के बीच का होता है, यानी कि LPD और LAD यानी एक्चुअल डेवलपमेंट और पोटेंशियल डेवलपमेंट के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं ZPD। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है परस्पर शिक्षण, रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग का मतलब होता है दोस्तों जब एक बालक को सिखाने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं होते, बल्कि आपसी विचार विमर्श और सामाजिक वातावरण तथा परस्पर व्यवहार से सीखते हैं। यानी कि स्पेशली कोई प्रयास नहीं करने पड़ते, लेकिन सामाजिक वातावरण में होने वाले व्यवहारों से ही बालक जब कई बार सीख जाता है तो उसको बोला जाता है रेसिप्रोकल टीचिंग, यानी परस्पर सामाजिक वातावरण से सीखना सिखाना। इसके बाद में दोस्तों एक शब्द है पाड, मचान और सहारा। इसके लिए इंग्लिश में होता है स्कैफोल्डिंग। इसके फोल्डिंग को लेकर के इन्होंने एक विचार दिया है, और इसके फोल्डिंग को लेकर जो विचार दिया वो क्या है? इसके संदर्भ में बताया गया है कि एक बालक जब सीख रहा होता है तब यदि उसे सीखने के दौरान सपोर्ट या सहयोग किया जाए तो उसके निष्पादन की मात्रा बढ़ जाती है। यानी जब एक बालक सीख रहा है और सीखते समय कोई शिक्षक है मान लीजिए या उसके माता पिता हैं, वो उस बालक को क्या करे? सहयोग कर दे, सपोर्ट कर दे, तो जो पहले सीख रहा है उसके सीखने की मात्रा और बढ़ जाती है, यानी और बेहतर वो सीख पाता है। इसको बोला जाता है स्कैफोल्डिंग। सामान्यतः इसका हिंदी अर्थ पाड़, मचान या सहारा होता है, लेकिन यहाँ इन्होंने इस अर्थ में इसका उपयोग नहीं किया है, बल्कि सहयोग या सपोर्ट के रूप में इसका उपयोग किया है। इसके बाद में दोस्तों देखिए इन्होंने बताया है कि समाज में कुछ ऐसे बालक भी होते हैं जो अकेले में भी अपने आप से बातें करते हैं, खुद से खुद बातें करते हैं, यानी अपने आप से ही बातें करते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, बोलते रहते हैं। ऐसे बालकों के लिए आत्म संभाषण यानी सेल्फ स्पीच, निजी संभाषण यानी प्राइवेट स्पीच, अंतर संभाषण यानी इनर स्पीच जो है ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं। यानी ये सब उसी को कहते हैं, यानी उसी बालक को, जो बालक अपने आप से बातें करता है उसको क्या क्या कह सकते हैं? उसको आत्म संभाषण करने वाला बालक कह सकते हैं, निजी संभाषण करने वाला बालक कह सकते हैं, या फिर उसको अंतर संभाषण करने वाला बालक कह सकते हैं। जिन बालकों में ये गुण पाया जाता है वे आगे चलकर भाषा अभिव्यक्ति में दक्ष बनते हैं, यानी भाषा की अभिव्यक्ति में ये बालक दक्ष बनते हैं और अच्छे वक्ता होते हैं। यूँ मान के चलिए कि जब इनको बोलने का अवसर मिलता है तो ये बहुत अच्छे बोल पाते हैं, अच्छे वक्ता बनते हैं। जिन बालकों में स्व संभाषण, आत्म संभाषण या निजी संभाषण का भाव पाया जाता है या अपने आप से बातें करने वाले होते हैं। दोस्तों इस तरह से इन्होंने जो है प्रमुख रूप से अपने विचार और सीखने के क्षेत्रों के बारे में बताया। लास्ट में देखिए दोस्तों इनकी प्रमुख पुस्तकें भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। इनकी प्रमुख पुस्तकों में एक पुस्तक है थॉट एंड लैंग्वेज, एक इनकी प्रमुख पुस्तक है पीडोलॉजी ऑफ एडोलेसेंट, और एक इनकी है प्ले एंड इट्स रोल इन द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। पुस्तकों को लेकर के भी जानकारी हमें रखनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी कुछ खास बातें हमारे प्रमुख मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की के बारे में।
ऐसे ही दोस्तों और मनोवैज्ञानिकों की जानकारी लेने के लिए आप जुड़े रहिए। सुनिश्चित रूप से आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।